विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने देखा कि डलहौजी ने किस प्रकार से हड़प नीति का इस्तेमाल करके अपने राज्य विस्तार में वृद्धि की। इसके बाद हम देखेंगे कि 1757 के प्लासी के युद्ध शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई। यानी ब्रिटिश सरकार ने 100 वर्ष के समय में अपनी सत्ता और साम्राज्य में वृद्धि की, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों के असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होने से भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसा ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, विश्व में भारत देश सबसे अधिक गौरवपूर्ण स्थान रखता था, आर्थिक रूप से समृद्ध देश था, दूसरे पर उसे आधार नहीं रखना पड़ता था। वो कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरा करने वाला देश बना दिया गया। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन तथा मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने। कंपनी अन्यायपूर्ण महसूल की नीति का उपयोग करती थी, मनफावे रूप से वह महसूल उघराती थी। ज़्यादा से ज़्यादा महसूल उन्हें प्राप्त हो तो इस तरह से वह अपने हिसाब से, अपने मन के अनुसार महसूल किसानों से लेती थी। इस कारण किसान बेहाल हो गए और कर्जदार भी हो गए। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण आयकर लगाया, चुंगी लगाया। यानी ब्रिटिश सरकार अपने इंग्लैंड में उद्योगों का विकास हो, उसके लिए भारत में कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण रूप से आयातकार यानी कर, टैक्स लगाया। भारत के उद्योग धंधों को कुचल डालने के लिए ब्रिटिश सरकार विविध अनुचित तौर तरीके अपनाती थी, यानी हर तरह से बर्बाद करने के लिए वो गैर रीति का उपयोग कर रही थी, जिससे भारत के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए और भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार बने। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते और यदि कारीगर इनकार करे तो उसे कोड़े मारने या जेल की सज़ा दी जाती थी। होता ही क्या था, बंगाल के जो व्यापारी थे वो भारत के कारीगरों से थोड़े से समय में और कुछ निश्चित मात्रा में कपड़ा बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते थे और यदि कोई कारीगर ऐसा हो जो इनकार करे कि हमें नहीं करना है, ऐसा करे तो उन्हें कोड़े मारते थे, जेल में भेज देते थे। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी थे, समृद्ध थे, उन्हें किसी और पर आधार नहीं रखना पड़ता था, वो स्वावलंबी थे। वे अंग्रेज़ों के शासन के कारण गरीब और पराधीन बन गए, एकदम दूसरों पर आधार रखने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में मुंबई और थाने के बीच प्रथम रेलवे की शुरुआत हुई। इंग्लैंड भारत के बीच स्टीमर सेवा की शुरुआत हुई। मुंबई, मद्रास और कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों का विकास भी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दरमियान। ठीक है, तो कुछ गलत हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ, जैसे रेलवे की शुरुआत हुई, स्टीमर सेवा की शुरुआत हुई।
बंदरगाहों का विकास हुआ। ये सभी उसके आर्थिक प्रभाव थे। अब सामाजिक प्रभाव देखें तो कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव, ब्रिटिश शासन के समय काल में समाचार पत्रों की छपाई का विकास भी आरंभ हुआ। भारतीय लोगों में विचार, वाणी की स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई। लोग अपने विचार प्रस्तुत करने लगे, मन फावे रूप से बोलने लगे। ठीक है, उस समय में भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुरीतियाँ देखने को मिलती थी। कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा अर्थात जिस पत्नी का पति की देहांत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उसे उसके अंतिम संस्कार के साथ ही उस महिला को भी जला दिया जाता था। फिर दूध पीती करने का रिवाज, दूध पीती जैसे पहले लड़कियां होती थी, छोटी लड़कियां जब पैदा होती थी तो उन्हें छोटे यानी दूध भरा बर्तन में डुबो के मार दिया जाता था। फिर बाल विवाह, छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाती थी। ऐसी जो कुरीतियाँ थीं उसमें अंग्रेज़ों के संपर्क से राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी, इन सभी ने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाया। राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता और बहराम जी मलबारी, इन लोगों ने कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत से कार्य किए। भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों की ज़रूरत भी पड़ी। अंग्रेज़ थे, वो अंग्रेज़ी बोलते थे, तो प्रशासनिकरण में ज़रूरत पड़ने लगी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की। तो इसलिए मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई। फिर चार्ल्स वुड की सिफारिशों से मुंबई, मद्रास, कोलकाता में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दरमियान मुंबई, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो किसकी सिफारिशों के कारण हुई? तो चार्ल्स वुड के कारण। और मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाला वर्ग तैयार हुआ। समय बीतने पर उसने सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया को गति दी। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर भारत आई। भारत में कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव पड़े। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई और भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में औपनिवेशिक सुधार किए उनमें भारत को परोक्ष रूप से भी लाभ हुआ। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।